हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम का नाम लिख लेते हैं भैया। चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात पाचन तंत्र। कोई बताएगा पाचन तंत्र क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का समूह क्या कहलाता है? सिस्टम कहलाता है, तंत्र कहलाता है। डाइजेस्टिव का मतलब किससे है? डाइजेशन से है। डाइजेशन क्या होता है? भोजन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में कन्वर्ट करना डाइजेशन कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो ऐसे अंगों का समूह जो भोजन के बड़े बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में सहायक होता है, ऐसे अंगों के समूह को क्या कहा जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है, पाचन तंत्र कहा जाता है। ऐसे अंग कौन कौन से हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं? तो माउथ है। माउथ में हम तीन चीजों के बारे में पढ़ते हैं, टीथ के बारे में, इसके अलावा टंग के बारे में, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, फिर फूड पाइप के बारे में, फिर स्टोमक के बारे में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लीवर के बारे में, पेंक्रियाज के बारे में। ये सभी कुछ ऐसे अंगों का समूह हैं, ये सभी कुछ ऐसे अंग हैं जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो इन सभी अंगों के समूह को क्या कहते हैं हम? इन सभी अंगों के समूह को कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस डेफिनेशन से यह भी समझ में आ रहा है कि एक्चुअली में इस चैप्टर में होता क्या है, और यह भी समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको पहले बहुत अच्छे से पढ़ा करके आ चुका हूं भैया, ठीक है। तो हम माउथ के बारे में पढ़ रहे थे भैया, तो माउथ हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। इस माउथ में हमने सबसे पहले टीथ के बारे में पढ़ा, यानी कि दांतों के बारे में पढ़ा। दांतों के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि एक वयस्क व्यक्ति में दांतों की संख्या कितनी होती है, एक छोटे बच्चे में दांतों की संख्या कितनी होती है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर्स, इनका क्या काम होता है, दांतों की संरचना कैसी होती है, दंत सूत्र कैसे लिखा जाता है, दांतों के लक्षण क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। दांतों के बाद में हमने जीभ के बारे में पढ़ा, यानी कि टंग के बारे में पढ़ा। जीभ एक सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन को हिंदी में संवेदी अंग कहा जाता है। ये सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं? ऐसे अंग होते हैं जो हमें किसी न किसी चीज का सेंस देते हैं। हमारे शरीर में 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। एक स्किन होती है जो हमें ताप का, और कहने का मतलब सर्दी का, गर्मी का और दर्द का एहसास दिलाती है, सेंस देती है। दूसरी हमारी नाक होती है जो हमें स्मेल का सेंस देती है। इसके अलावा हमारी जीभ होती है जो हमें टेस्ट का सेंस देती है। इसके अलावा आंखें होती है जो हमें देखने का सेंस देती है। इसके अलावा कान होते हैं जो हमें सुनने का सेंस देते हैं। तो ये हमारे कुछ सेंसरी ऑर्गन, जिनमें से हमने दांतों के बारे में पढ़ा, जीभ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जब आप जीभ को टंग क्लीनर से, यानी कि टंग को जब टंग क्लीनर से साफ करते हो, दांतों के ऊपर एक उभरी हुई संरचना होती है जिसे पेपली कहा जाता है। तो मैंने आपको पेपली के बारे में भी बताया था कि कौन सी सबसे बड़ी पेपली होती है, कौन सी सबसे छोटी पेपली होती है। ये चीजें मैंने सारी बताई थी। टेस्टिंग बड के बारे में भी बताया था, स्वाद कलिकाओं के बारे में भी बताया था। 1500 से 2000 इनकी संख्या होती है कि नहीं है? सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसके बाद में हमने भैया टंग के बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, यानी कि लारीय ग्रंथियों के बारे में पढ़ा। देखो भैया, ये चीजें आपको तभी अच्छे से समझ में आएगी जब आप पुरानी चीजों को देखोगे। लारीय ग्रंथियों में मैंने आपको बताया कि जो लारीय ग्रंथि होती है वो लार बनाती है, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है सलाइवा का निर्माण करती है। 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, नंबर में 6 होती है, यानी कि 6 होती है। एक होती है हमारे कानों के पास जिसका नाम है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। दूसरी होती है सबलिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि आपकी जीभ के नीचे होती है। ये सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। एक होती है जो सबसे ज्यादा सलाइवा बनाने का काम करती है, वो होती है आपके निचले जबड़े के नीचे, उसका नाम होता है सबमैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड्स। लार का पीएच मान कितना होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, आपकी लार में क्या क्या पाए जाते हैं, मैंने कुछ एंजाइमों के नाम भी बताया था, जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम, जिसका दूसरा नाम है सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये लाइसोजाइम एंजाइम भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरियाओं को और जो जर्म्स, जो कीटाणु होते हैं, उन्हें नष्ट करने में सहायक था। और जो टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को
किस में बदल रहा था? सरल कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन पूर्ण रूप से सरल कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदल पाया, वो सिर्फ स्टार्च को माल्टोज शुगर तक ही कन्वर्ट कर पाया था। तो सारी चीजें मैं आपको पहले पढ़ा चुका भैया, है कि नहीं है? तो माउथ में हमने टंग के बारे में पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, सॉरी टीथ के बारे में पढ़ा, टंग के बारे में पढ़ा और सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा। इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से हम पढ़ चुके। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भैया ईसोफेगस या जिसे आप फूड पाइप कहते हो और स्टोमक यानी कि पेट के बारे में। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं कि अगर आपने ध्यान से इन चीजों को सुना और ध्यान से अगर इन चीजों को आपने देखा और नोट किया तो आज के बाद में ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप से और स्टोमक यानी कि पेट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और अपने भाई बहनों को बोल दो भैया बेच ले लेंगे, कल की छुट्टी हो गई थी ना, तो आज की क्लास ये जो है आज आपको शाम को मिलने वाली है, यानी कि 15 तारीख को शाम को मिलेगी ये क्लास। मैं दिन में शूट कर रहा हूँ, फिर एडिटिंग में टाइम लगता है ना, तो शाम को मिलती है भैया। ठीक है, चलो भैया शुरुआत करते हैं। कल की क्लास भी हो सकता है आपको शाम को ही मिले। फूड पाइप या फिर ईसोफेगस, इसे हिंदी में कहा जाता है भोजन नली। इसे क्या कहा जाता है? भोजन नली। 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये एक पाइप होता है जिसकी लंबाई कितनी होती है? जिसकी लंबाई होती है भैया 25 सेंटीमीटर। जिसकी लंबाई कितनी होती है? जिसकी लंबाई होती है मेरे भाई 25 सेंटीमीटर। इसका काम क्या है कि मुंह का जो भोजन है उस मुंह के भोजन को आपको पेट तक पहुंचाना, मुंह के भोजन को आपके स्टमक तक पहुंचाना। माउथ के मुंह को स्टोमक जो होता है ना, आपके मुंह में जो खाना है उस खाने को आपके पेट तक पहुंचाना काम होता है फूड पाइप का, भोजन नली का, ईसोफेगस का। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहां पे बना देता हूं, ये क्या है आपका? ये है भैया स्टोमक यानी कि आमाशय, या फिर जिसे आप पेट कहते हो, इसे जठर भी कहा जाता है, उदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है भैया आपकी? ये है भैया आपकी भोजन नली। ठीक है, ऊपर क्या है? माउथ यानी कि आपका मुंह है। तो मुंह के खाने को पेट तक पहुंचाने का काम कौन करती है? आपकी ये भोजन नली करती है, आपका ये फूड पाइप करता है। कौन करता है? आपका ये फूड पाइप करता है भैया। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर आपसे आज के बाद में कोई क्वेश्चन पूछे कि फूड पाइप का काम क्या होता है, तो भैया मुंह के खाने को एक खा तक पहुंचाने का काम करता है, आपके पेट तक पहुंचाने का काम करता है। मुंह में जब भोजन का पाचन हो चुका था तो उस पाचन को हमने क्या बोला था? सॉरी, उस खाने को हमने क्या बोला था? अरे मैंने क्या कहा कि मुंह में जब भोजन का पाचन हो चुका था उसके बाद में उस खाने को हमने क्या बोला था? तो उस खाने को हमने बोला था बोलस। अगर आपको कुछ याद है तो बोलो, क्या बोला था हमने? बोलस बोला था। ये क्या था भैया? अगर आप ध्यान से देखते हो तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टेड प्रोटीन या फिर भैया लिपिड्स थी। और इस खाने को हमने एक साथ क्या बोला? इस खाने को हमने एक साथ बोला था भैया बोलस। बोलो, समझ में आ रहा है किसी को मैं क्या बोल रहा हूं? अरे भाई समझ में तो आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूं, कि नहीं आ रहा समझ में? देखो ध्यान से समझना। जब सबसे पहले आपने भोजन खाया तो भोजन जैसे ही आपके मुंह में गया तो दांत थे, दांतों ने क्या किया भैया? उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। सिंपल सी बात है यार,
किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। और जीभ ने क्या किया भैया, जीभ ने क्या किया, हमें टेस्ट का पता बताया और साथ ही साथ में भोजन को निकलने में भी सहायक थी। लेकिन उससे पहले सलाइवरी ग्लैंड्स और होती है आपके मुंह में, जो मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा का निर्माण करती है। क्या करती है, सलाइवा का निर्माण करती है। और सलाइवा में कुछ एंजाइम थे जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया कि लाइसोजाइम एंजाइम है और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है। लाइसोजाइम एंजाइम ने क्या किया, भोजन के साथ आने वाले जो जर्म्स और जो बैक्टीरिया है उनको नष्ट किया, लेकिन सभी बैक्टीरियाओं को नष्ट नहीं कर पाता, मैंने आपको इतना भी बताया था। और टाइलिन एमाइलेज एंजाइम है, उसने क्या किया, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया। स्टार्च क्या है, एक प्रकार की पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि है तो कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया भैया, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, यहाँ पर आंशिक रूप से पाचन होता है। तो डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत तो हो चुकी है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं हुआ, तो वो वाला तो भैया डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट है। आपके मुंह में जो भोजन है वो पाचन के बाद के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जब मुंह में भोजन का पाचन हो चुका है उसके बाद में बात कर रहा हूं, तो तब क्या बचा, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट बचा। सीधी सी बात है, अरे भाई पचा हुआ कार्बोहाइड्रेट बचा। और उसके अलावा अनडाइजेस्टेड प्रोटीन और लिपिड, यानी कि प्रोटीन और वसा का हमारे मुंह में पाचन नहीं हुआ। मैंने कल आपको चीख कर बहुत अच्छे से कहा था कि आपके मुंह में, याद रखना, प्रोटीन का और वसा का पाचन नहीं होता है, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। वो भी पूर्ण रूप से नहीं होता, वो भी अपूर्ण रूप से होता है। तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। तो जब कंप्लीट प्रोसेस हो जाती है आपके मुंह की, तो उसके बाद में भैया भोजन खा जाता है, आपकी फूड पाइप में जाता है। तो ये जो भोजन गया है, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और अनडाइजेस्टेड जो प्रोटीन और लिपिड्स का ये जो कॉमन भोजन है, कहने का मतलब ये दोनों चीजें हैं, दोनों मिलकर ये जो भोजन है, पचा हुआ भोजन और अपचित भोजन, ये जो दोनों का मिक्सिंग भोजन है, इसको हमने क्या नाम दिया था, इसको हमने नाम दिया था भैया बोलस। क्या नाम दिया था, इसको हमने बोलस नाम दिया था। तो अब ये बोलस जो है ना, ये इस फूड पाइप की सहायता से, इस भोजन नली की सहायता से कहां जाएगा, आपके पेट में जाएगा। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी की एग्जाम में कि निम्न में से ऐसे कौन से एलिमेंट्री कैनाल यानी कि आहार नाल के हिस्से हैं जिसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता। तो एक कथन में यह भी था भैया भोजन नली। इस भोजन नली में याद रखना किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता। तो एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो इसमें पाचन भी नहीं होगा भैया, और ना ही इसमें कोई ग्लैंड्स पाई जाती जो भोजन के पाचन में सहायक होती है। क्योंकि ग्लैंड्स नहीं पाई जाएगी तो एंजाइम नहीं पाया जाएगा, एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो भोजन का पाचन नहीं होगा। इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है भाई, इस चीज के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। बोलो भैया, इतनी चीजें क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी बनी हुई होती है, तो ये मसल्स की बनी हुई होती है, आपकी जो फूड पाइप होती है ना ये, ठीक है। लेकिन किस प्रोसेस के तहत आपके मुंह का जो भोजन है वो आपके पेट तक पहुंचता है? तो वो पहुंचता है पेरिस्टालसिस, एक प्रोसेस होती है भैया, पेरिस्टालसिस, कर्माकुंचन। इस प्रोसेस के तहत भैया आपके मुंह का भोजन किस में पहुंचता है, आपके स्टोमक में पहुंचता है, आपके आमाशय में पहुंचता है, आपके पेट में पहुंचता है। आमाशय के अंदर की जो, आमाशय के नहीं, आपकी जो फूड पाइप की अंदर की जो परत होती है ना, ये अंदर की परत, ये वाली परत, इसमें मसल्स होती है भैया। इसमें क्या होती है, मसल्स होती है। और मसल्स का एक गुण होता है भैया, अगर आपको पता हो तो, वो गुण क्या है कि ये एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक बार तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बार तो ये सिकुड़ती है और एक बार ये फैलने का काम करती है। भाई एक बार तो ये सिकुड़ेगी ऐसे और एक बार ये ऐसे फैल जाएगी भैया। रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि एक बार ये सिकुड़ती है और एक बार ये फैलती है। एक बार ये सिकुड़ेगी फिर फैल जाएगी, एक बार ये सिकुड़ेगी फिर फैल जाएगी, एक बार ये सिकुड़ेगी और फिर फैल जाएगी। तो मसल्स का ये गुण होता है भैया। आपने देखा हमारा जो हृदय होता है पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, पूरा एक मांसपेशी अंग है। जब ब्लड को पंप करता है तो एक बार ये सिकुड़ता है, एक बार ये फैलता है, जिसके कारण आपके हृदय में ब्लड भी आता रहता है और ब्लड आपके हृदय से बाहर जाता भी रहता है। तो ये मसल्स होने के कारण इसमें क्या होता है, एक बार ये सिकुड़ती है और एक बार ये फैलती है। तो जब आप भोजन खाते हो
तो उस समय यहां पर भैया पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस होती है, जिसमें एक बार सिकुड़न पैदा होती है मांसपेशियों में और एक बार रिलैक्सेशन यानी कि एक बार ये फैलती है। तो जैसे ही मान लीजिए भोजन इस जगह पर आ गया तो क्या होगा, यहां से ये भैया रिलैक्स हो जाएगी, नीचे की तरफ से ये फैल जाएगी। नीचे देखो भोजन अगर इस जगह पर आ गया, मान लीजिए भोजन ऐसे है कि नहीं है, तो ये नीचे से फैल जाती है। तो नीचे से फैल जाएगी और ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऊपर से सिकुड़ेगी। तो भैया जैसे ये सिकुड़ेगी तो ये भोजन जो है वो नीचे आ जाएगा, ये भोजन है वो नीचे आ जाएगा। फिर वही प्रोसेस लगातार होती रहती है। तो यहाँ का भोजन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ भी यही प्रोसेस होगी, नीचे से रिलैक्स हो जाएगी, नीचे से फैल जाएगी, ऊपर से फिर प्रेशर आएगा तो ये भोजन नीचे आ जाएगा। इस तरीके से भैया लगातार ये भोजन ऊपर से नीचे तक आता रहता है और लास्ट एंड फाइनली कहाँ पहुंच जाता है, आपके पेट में पहुंच जाता है। तो ये जिस प्रोसेस के तहत भैया आपके मुंह का खाना है वो आपके पेट तक आया है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को, इस मूवमेंट को पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस कहा जाता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहा जाता है, कर्माकुंचन प्रोसेस या कर्माकुंचन प्रक्रिया कहा जाता है। और याद रखना, एक बात और बता देता हूं कि जब ये प्रोसेस सीधी होती है, यहां पे लिख देता हूं पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस जब ये सीधी होती है तो क्या होता है, मुंह का जो खाना है वो कहां तक पहुंचता है, आपके पेट तक पहुंचता है। ठीक है। और जब ये पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस जो है उल्टी हो जाती है तो फिर क्या होता है, जो पेट का खाना है ना भैया, पेट का खाना है वो आपके मुंह में आ जाता है। तो जब उल्टी के समय ना भैया, उल्टी के समय ये प्रोसेस होती है, पेरिस्टाल्सिस की जो प्रोसेस होती है, कर्माकुंचन की जो प्रोसेस होती है वो उल्टी हो जाती है जब भैया। तो उल्टी के समय क्या होता है, तो पेट का खाना जो होता है ना वो भैया आपके मुंह तक आ जाता है। इस चीज का आपको याद रखना, ये पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होती है, अच्छी स्पीड में होती है, लेकिन ये स्पीड से कहीं ज्यादा अगर हो जाती है तो फिर भैया आपको दस्त हो जाते हैं। भैया पेरिस्टाल्सिस की प्रोसेस अगर इसकी निश्चित सीमा से अधिक काम करने लग जाती है तो भैया आपको दस्त हो जाते हैं, और कम काम करने लग जाती है आप इसकी निश्चित सीमा से तो फिर आपको कब्ज हो जाती है। वो हम आपको बाद में बता देंगे। सबसे पहले मुझे बताओ ये चीजें आपको ध्यान में आई या नहीं आई, क्योंकि ये चीज अगर आपको ध्यान में आ गई, समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस आपको इतना ही जानना है भैया फूड पाइप के बारे में, ईसोफेगस के बारे में। पहली चीज तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता, ना ही इसमें कोई पाचन होता है, ना ही कोई इसमें कोई ऐसी ग्लैंड्स होती है, कोई ग्रंथि होती है जो भोजन के पाचन में हेल्प करती है। ठीक है। दूसरी बात, इसकी लंबाई जो है वो 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरी बात, मुंह में जो पचा हुआ भोजन है और अपचित भोजन, उन दोनों का मिक्सिंग जो भोजन है वो क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। तो ये बोलस को भोजन नली की सहायता से इस बोलस को खिलाया जाता है, आपके पेट में लाया जाता है। किस प्रोसेस के तहत लाया जाता है, तो पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस के तहत लाया जाता है, कर्माकुंचन प्रोसेस के तहत लाया जाता है। बोलो, तो कर्माकुंचन की प्रोसेस आपको समझ में आ गई। अरे गांव पहले जब हम छोटे थे तो एक छोटा पाइप रहता था, ऐसे पेन के जैसे, पेन से भी छोटा छोटा, तो उसमें कभी कभी कंचा, आंटी जानते हो ना, कंचा बोलते हैं उसको, कंचा हमारे गाँव में, तो वो फंसा देते थे। फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर से प्रेशर देते थे, जिससे क्या है कि वो आगे बढ़ती जाती थी, एक सिरे से दूसरे सिरे पर निकाल देते थे। तो वही प्रोसेस तो इसमें है, नीचे से रिलैक्स हो जाएगी। देखो अगर यहाँ पे भोजन है भाई, जैसे कि ये है, अब ये भोजन का टुकड़ा है, जैसे कि ये नली है, ये देखो ये वाली नली है, ये भोजन का टुकड़ा है। अब नीचे से तो क्या होता है, ये रिलैक्स हो जाता है, नीचे से तो खुल जाता है, और ऊपर से प्रेशर आता है। तो भैया जैसे ये प्रेशर ऊपर से आएगा तो ये भोजन नीचे चला जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, नीचे दोबारा हो जाएगी, नीचे से रिलैक्स होगा और ऊपर से प्रेशर आएगा तो फिर भोजन नीचे चला जाएगा। तो लगातार चलता रहता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस कर्माकुंचन। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, फूड पाइप की सहायता से भोजन खा चुका, आपके पेट में आ चुका। आइए अब पेट के बारे में पढ़ते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, चले भैया आगे। किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मिटा देता हूं। अब पेट के बारे में ध्यान से पढ़ लेना भैया, क्योंकि पेट जो है ना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। वो समझना बिल्कुल आसान है, ज्यादा कोई दम वाली बात नहीं है। देखो अब हेडिंग क्या लगाओगे आप,
स्टोमक, आमाशय, जठर, उदर या फिर पेट, ये इतने सारे नाम होते हैं भैया। ठीक है, तो ध्यान रखना। सबसे पहले कुछ छोटी छोटी सी बातें उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसका आकार जो होता है ना, इसकी जो शेप होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला के ज अक्षर के समान होती है। ठीक है, ठीक है, इसका आकार कैसा होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के ज अक्षर के समान होता है। इसमें जो भोजन है ना भैया, वो 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। ये भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि जब 1 से 2 घंटे तक भोजन पड़ा रह जाता है आपके पेट में, तब जाकर के भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। तब जाकर के भोजन का क्या होता है? पाचन स्टार्ट होता है, पाचन की शुरुआत होती है, डाइजेशन की शुरुआत होती है। मैंने यहाँ पर 2-3 पॉइंट लिखे हैं। देखो मैंने क्या लिखे हैं। पहले मैंने लिखा है कि इसका जो शेप होता है ना, वो अंग्रेजी वर्णमाला के ज अक्षर के समान होता है। दूसरा मैंने लिखा है कि भोजन इसमें 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। आहार नाल वाला ये ऐसा भाग है जिसमें सबसे ज्यादा भोजन ठहरता है आपके पेट में। लगभग 3 से 4 घंटे तक भोजन ठहरता है। ठीक है, 1 से 1.5 घंटे तक जब इसमें भोजन पड़ा रह जाता है, तब जाकर के इसमें पाचन की शुरुआत होती है। ठीक है, आइए ये क्या है? ये है भैया आपका फूड पाइप, यानी कि ये है आपका भोजन नली। ये है आपका स्टोमक, यानी कि आमाशय, जिससे आप क्या कहते हो? जिससे आप पेट कहते हो। और ये क्या है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे आप छोटी आंत कहते हो। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हो? छोटी आंत कहते हो। तो इसका आकार है ना, वो देखो जे अक्षर के समान है। अरे भाई जे बनाते हैं ना अपन, जे कुछ ऐसे, तो हल्का फुल्सा के जे अक्षर के समान आपको दिखाई देता है। इस जैसे इसका आकार जो है वो अंग्रेजी वर्णमाला के जे अक्षर के समान कहा जाता है। किसका आकार? आपके इस आमाशय का आकार, आपके इस पेट का आकार। इसके 3 भाग होते हैं। ये जो आमाशय होता है इसके कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कौन सा है? कार्डिया। दूसरा भाग कौन सा है? फंडस। और तीसरा भाग पाइलोरस। ये 3 भाग होते हैं भैया इसके। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस और पाइलोरस। तो यहां से भी इन भागों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। जो पहला भाग है, जो भोजन नली से जुड़ा हुआ है, जो भोजन नली से जुड़ा हुआ है वो होता है भैया आपका कार्डिया। जो किससे जुड़ा हुआ है? जो भोजन नली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक होता है बीच वाला भाग, तो बीच वाला भाग होता है भैया आपका फंडस। तो ये हो गया आपके बीच वाला भाग। और एक होता है भैया जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ये वाला भाग। तो ये वाला भाग होता है आपका पाइलोरिस। कौन सा? पाइलोरस। तो ये होता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ भाग, यानी कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपके स्टोमक का वह भाग बताओ जो भोजन नली से जुड़ा हुआ है, तो वो होता है कार्डिया। ठीक है, उस भाग के बारे में बताओ जो सबसे बीच वाला भाग है, फंडस है। उस वाले भाग का नाम बताओ जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन से, यानी कि छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, वो है पाइलोरस। तो सबसे पहले आपके पेट के किस भाग में भोजन आएगा? जो भोजन नली से तो भोजन आता है भैया आपके पेट में, तो कार्डिया में आएगा, उसके बाद में फंडस में आएगा और उसके बाद में पाइलोरस में आएगा। पाइलोरस में भोजन आने के बाद में भैया भोजन जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, पाइलोरिक वॉल्व की सहायता से। यहाँ पर एक वॉल्व लगा होता है, इसे पाइलोरिक वॉल्व कहा जाता है, जिसकी सहायता से जो भोजन है वो भैया खा जाता है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाता है।
तो भाग क्लियर हो गए, ये पता लग गया है कि इसका आकार कैसा होता है, ये पता लगा है कि इसमें भोजन कितने घंटे तक ठहरता है, ये पता लगा है कि इसमें भोजन के पाचन की शुरुआत कितने घंटे बाद में होती है, और इसके भागों के बारे में आपको पता लग गया। और ये सारी चीजें यहां तक तो आपको समझ में आ गई होगी। बोलो बोलो भैया कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं है ना? ठीक है, मिटा दूं? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया, छोटी छोटी चीजें हैं यार, ज्यादा नहीं है भैया। लेकिन अब मेरी बातों को ध्यान से समझ लेना, मैं मिटा रहा हूं। अब मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये फूड पाइप है और ये आपका स्टोमक है। देखो भैया, आपका ये जो स्टोमक होता है ना, स्टोमक आमाशय, इस आमाशय में अंदर की तरफ उत्तकों से बनी हुई एक परत होती है, उस परत को कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जठर ग्रंथि होती कहाँ है, तो आपके आमाशय में होती है। तो देखो इस स्टोमक में, आमाशय में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ध्यान से समझना, बहुत अच्छी चीज बता जाऊंगा यहां से। क्या है? जठर ग्रंथि है। और जो जठर ग्रंथि होती है ना मेरे भाई, ये किसका स्राव करती है? ये गैस्ट्रिक जूस का स्राव करती है। गैस्ट्रिक जूस का, जठर रस का स्राव करती है। जिस तरीके से सलाइवरी ग्लैंड्स थी आपके मुंह में, उन्होंने सलाइवा का निर्माण किया, वैसे ही यहाँ पर आपके पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि जठर ग्रंथि होती है, जो किसका स्राव करती है? जो भैया जठर रस का स्राव करती है। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इस जठर रस में क्या होता है? जैसे कि सलाइवा में कुछ एंजाइम्स थे, पानी था, कुछ आयंस थे, म्यूकस था, है कि नहीं है? वैसे ही यहां पर क्या होता है इस जठर रस में? तो जठर रस एक मिश्रित भाग होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें होती है, जिसमें पानी होता है, आयंस होते हैं, HCl होता है, म्यूकस वाला भाग होता है, श्लेष्मा कहते हैं, और कुछ एंजाइम्स होते हैं। इतनी सारी चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है? ये सब चीजें मिलकर के भैया जठर रस का निर्माण करती है। अरे जठर रस क्या है? जठर रस का निर्माण जो है ना, वो जठर ग्रंथि करती है। और जठर रस में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि पानी होता है, आयंस होते हैं, HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक म्यूकस होता है, एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और कुछ एंजाइम होते हैं। ये सब चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। ये सब चीजें मिलकर किसका निर्माण करती है? जठर रस का निर्माण करती है। तो एक क्वेश्चन जो आपसे रेलवे में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, वो ये पूछा गया है कि आपके पेट में कौन सा अम्ल होता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपके स्टोमक में, आपके पेट में कौन सा अम्ल होता है? बताओ कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भैया। पहले मुझे बताओ, यहां तक की कहानी समझ में आ गई आपको? कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझो कि ये जो जठर ग्रंथि होती है ना भैया, जठर ग्रंथि, ये जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। 3 प्रकार की सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, जिनमें से जो पहली प्रकार की सेल है उसके बारे में ध्यान से समझना। वो होती है भैया म्यूकस सेल। और इसी का दूसरा नाम होता है ग्लोबुलेट सेल। म्यूकस सेल्स या फिर ग्लोबुलेट सेल्स, ये होती है भैया आपकी पहली कोशिका, म्यूकस सेल्स या ग्लोबुलेट सेल्स। और ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है भैया म्यूकस का, यानी कि श्लेष्मा का। ये श्लेष्मा क्या है? तो एक चिपचिपा पदार्थ होता है भैया। और इस चिपचिपा पदार्थ का काम क्या है? तो भोजन को आमाशय की दीवारों पर
चिपकने से रोकने का काम करती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? अरे भाई मैंने क्या कहा कि आपकी जो जठर ग्रंथि है वो 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई होती है। पहली जो कोशिका है वो है म्यूकस सेल या ग्लोबुलेट सेल्स। म्यूकस सेल्स या ग्लोबुलेट सेल्स जो म्यूकस का यानी कि श्लेष्मा का निर्माण करती है। श्लेष्मा क्या है? एक चिपचिपा पदार्थ है भैया, एक चिपचिपा पदार्थ है भैया। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी क्या? म्यूकस, श्लेष्मा, ये एक चिपचिपा पदार्थ है भैया, जो क्या करता है आपके पेट के अंदर की तरफ जो दीवार होती है ना, इस दीवार पर इस भोजन को चिपकने से रोकने का काम करता है। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि इसकी जो प्रकृति होती है ना इस म्यूकस की, वो होती है क्षारीय। तो ये HCl के प्रभाव से आपके आमाशय के अंदर की दीवार को बचाने का काम भी करती है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ये चीज कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय, जिसके कारण HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, एक प्रबल अम्ल होता है। इसके प्रभाव से बचाने का काम कौन करता है? इस श्लेष्मा करता है। तो ये चीजें भी लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन मेन जो इंपॉर्टेंट है वो ये चीज है कि भोजन को आमाशय की दीवारों पर चिपकने से रोकने का काम कौन करता है? ये म्यूकस करता है, ये श्लेष्मा करता है, जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका निर्माण म्यूकस सेल यानी कि ग्लोबुलेट सेल करती है। म्यूकस सेल कह दीजिए या फिर ग्लोबुलेट सेल कह दीजिए, बात एक ही है भैया। म्यूकस सेल कह दीजिए या फिर ग्लोबुलेट सेल कह दीजिए। आप टोपा लगा रखा है, सच्ची बताओ ना, मैं जब का सो रहा था भैया बाहर बारिश आ रही थी, खतरनाक तरीके से सर्दी है, बाले वाले भी खराब हो रही थी, बाहर हाथ पैर धोने का भी मन नहीं करता। वैसे तो धोपे हुए हैं, सुबह नहाया था, लेकिन अब बाद में सो गया ना तो फिर थोड़ा सा मुंह धो धुआ के फिर मैं क्या अब नहाना का है यार, कौन नहाएगा बार बार, चला लिया काम में से। इसलिए बाल खराब हो रहे थे तो मैंने क्या टोपा लगा लिया। आज कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे घर के काम है, छोटे बड़े भाई बहन ही तो, काहे की शर्म। ठीक है, तो बात क्लियर है, समझ में तो आ गए ना? एक बार और बताता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि ये चीज समझ में नहीं आए ना तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम आएगी। देखो हम पेट के बारे में पढ़ रहे हैं, पेट के बारे में बहुत सारी चीजें जान चुके हैं कि पेट का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के G अक्षर के समान होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कार्डिया, फंडस, पाइलोरस। भोजन 3 से 4 घंटे तक ठहरता है। ठीक है, 1 से 2 घंटे में यहाँ से पाचन की शुरुआत होती है आपके पेट में। ठीक है, कौन सा भाग आपकी भोजन नली से जुड़ा हुआ होता है पेट का, कौन सा भाग आपकी छोटी आंत से जुड़ा हुआ होता है, बीच वाला भाग कौन सा है, सारी चीजें मैं आपको बता चुका। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके आमाशय के अंदर की तरफ उत्तकों से बनी हुई एक परत होती है, इसे जठर ग्रंथि कहा जाता है। जठर ग्रंथि जो होती है वो जठर रस का निर्माण करती है, और जठर रस में क्या क्या होता है? पानी होता है, आयंस होते हैं, HCl होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आपके पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना HCl पाया जाता है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। म्यूकस होता है यानी कि श्लेष्मा होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है ये भैया, और एंजाइम होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भैया पेट में पाए जाने वाला जो म्यूकस है, जो श्लेष्मा है, जो चिपचिपा पदार्थ है, उसका निर्माण कौन सी कोशिका करती है? ग्लोबुलेट सेल्स करती है या म्यूकस सेल करती है भैया? ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है। और ये सेल कहाँ पाई जाती है? तो जठर ग्रंथि का निर्माण 3 प्रकार की कोशिका करती है, जिसमें से पहली कोशिका है ये म्यूकस सेल या फिर ग्लोबुलेट सेल्स। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। और इस म्यूकस सेल का काम क्या है? भोजन को आमाशय की दीवारों पर चिपकने से रोकने का काम करती है, पहला काम तो ये है। दूसरा काम क्या है कि ये भैया इसका जो इस श्लेष्मा जो होता है ना, इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, तो ये क्या काम करता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ये एक प्रबल अम्ल है। तो इस प्रबल अम्ल का काम क्या है? इस प्रबल अम्ल से ये जो श्लेष्मा होता है ना, ये आमाशय की दीवारों को बचाने का काम करता है। अभी बताऊंगा HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात ये चीज समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहली कोशिका समझ में आ गई, जठर ग्रंथि 3 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। पहली कोशिका ये है, मिटा दो इसको, ओके। देखो भैया, अब हम पढ़ते हैं दूसरे प्रकार की जो कोशिका होती है ना उनके बारे में। तो दूसरे प्रकार की कोशिका होती है भैया पेराइटल सेल। पेराइटल सेल्स
ऑक्जेंटिक सेल कहा जाता है इन्हें, या तो इन्हें आप ऑक्जेंटिक सेल बोल दीजिए या फिर पेराइटल सेल बोल दीजिए, एक ही बात है। और ये निर्माण करती है भैया इस HCl का। देखो हम इन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं कि इनका निर्माण कहाँ से होता है। HCl म्यूकस के बारे में आपको पढ़ा चुका, श्लेष्मा के बारे में कौन सी कोशिका करती है, अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट ग्लोबुलेट सेल्स और म्यूकस सेल्स। अब HCl के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो HCl का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, तो भैया पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल करती है भैया। अब ये HCl का काम क्या है, ध्यान से समझना, क्योंकि HCl का काम अगर आपको समझ में आ गया ना, तो ये समझ लीजिए पेट वाली सारी कहानी आपको समझ में आ गई। देखो HCl का जो पहला काम होता है ना, यहाँ पे लिख दो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। HCl का जो पहला काम होता है, ये लिख देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर कोशिकाओं को नंबर दे रखा है 1 और 2, तो इसका ए वाला जो काम होता है वो होता है कि भोजन के साथ में अगर कोई कीटाणु, जर्म्स या फिर जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया अगर आ गया, तो उन्हें ये नष्ट करने में सहायक होता है कौन, आपका HCl। पहला काम तो ये है भैया इसका। अब ये कुछ चीजें देखी देखी सी लग रही होगी आपको कि भैया ये काम तो किसी और ने भी किया था, तो आप बताओ ये काम किसने किया था। जब आपने मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि स्लाइवरी ग्लैंड स्लाइवा का निर्माण करती है। स्लाइवा में एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम एंजाइम। उस लाइसोजाइम एंजाइम ने क्या किया था, भोजन के साथ में आने वाले कुछ कीटाणु और कुछ जीवाणुओं को नष्ट किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो सभी बैक्टीरियाओं को नहीं मार पाता है। तो अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसे लाइसोजाइम एंजाइम नहीं मार पाया है, तो भैया जैसे ही आपके पेट में भोजन आएगा, तो यहाँ पे भैया ये जो HCl होता है, ये कीटाणुओं को, छोटे मोटे कीटाणुओं को, जो जर्म्स कह रहे हैं, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायक होता है। तो पहली चीज तो ये आपको याद रखना है। तो भोजन के साथ आने वाले कुछ कीटाणुओं को, कुछ जीवाणुओं को मारने का काम कौन करता है, आपका ये HCl करता है। और HCl का निर्माण किस कोशिका से हुआ है, पेराइटल सेल से या फिर ऑक्जेनेटिक सेल से हुआ है। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है, यानी कि B नंबर का इसका काम क्या है, इसके कारण एसिडिटी हो जाती है भैया, आपको अम्लीयता हो जाती है। क्यों होती है एसिडिटी, तो ध्यान से समझना। जब आप अलग अलग प्रकार का खाना खा लेते हैं या फिर बहुत सारा खाना खा लेते हैं, तो आपके पेट में जलन सी महसूस होती है और गैस बनने लग जाती है। उस अवस्था को क्या कहा जाता है, एसिडिटी कहा जाता है, कि आपको एसिडिटी हो चुकी है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर से कहते हो कि भैया पेट में जलन हो रही है, तो डॉक्टर क्या कहेगा आपसे, आपने क्या खाया। आप कहोगे कि भैया वैसे कल मैं शादी में चला गया था, तो वहाँ पे अच्छा खाना मिल गया, खाने का शौक है तो मैंने खा लिया। खाओ लेकिन इतना भी मत खाओ कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, है कि नहीं। तो डॉक्टर क्या कहेगा कि यार तू तो घर का आदमी है अपना, तू एक काम कर, इनो ले जा, 2-5 रुपए का इनो तो जानते हो ना, बचपन में आपने पिया होगा इनो, है कि नहीं है। 2-5 रुपए का ये इनो वाला पैकेट आता है, ये ले जा और इसको पी ले, सही हो जाएगा। अब देखो भैया, जितना ज्यादा खाना होगा उतना ही अधिक ये HCl का स्राव होगा भैया खाने में। तो HCl की मात्रा अगर बढ़ी, ध्यान से समझना, HCl अगर ज्यादा होगा तो इसका जो pH मान होता है ना, वो उतना ही कम हो जाएगा। HCl की मात्रा अगर खाने में बढ़ती है तो वहां पर pH मान कम हो जाएगा, और pH मान कम हो गया तो आपको पता है 7 से 1 की तरफ आने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। तो भैया जितना pH मान कम होगा उतना ही प्रबल अम्ल होगा भैया। और प्रबल अम्ल क्या करता है, उस भोजन को जलाने का काम करता है, जिसके कारण उस भोजन को बर्न करने का काम करता है, जिसके कारण आपके पेट में जलन महसूस होती है, जिसके कारण आपके पेट में जलन महसूस होती है। तो वही तो एसिडिटी का संकेत है भैया। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर कहता है आप इनो ले जाओ। अब इनो में क्या होता है भैया, ऐसा भाई इनो में क्या होता है, तो देखो HCl की मात्रा ज्यादा है भाई, HCl की मात्रा ज्यादा है। HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं भैया यहाँ पे, HCl की फुल फॉर्म होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये प्रबल अम्ल होता है, याद रखना।
ठीक है, तो ये अम्ल है। इनों में क्या होता है, एक प्रकार की क्षार आती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आती है। तो ये क्या है, क्षार है भैया। तो इनों में ये क्षार होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इनों में क्या होती है भैया, ये क्षार होती है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आप सभी को पता है अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की जब क्रिया होती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। और उदासीनीकरण की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, आप कहोगे कि साल्ट बना और जल बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है भैया, और कुछ मात्रा में जल बनता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या है, साल्ट है, और कुछ मात्रा में जल बनता है। तो जब भैया अम्ल और क्षार क्रिया करेंगे तो उदासीनीकरण की प्रोसेस होगी, तो क्षार और साल्ट यानी कि साल्ट और पानी बनेगा। तो जिससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। जिससे क्या होगा, आपकी एसिडिटी है वो दूर हो जाएगी और पीएच स्तर है वो डाउन हो जाएगा, सॉरी पीएच स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो पीएच स्तर बढ़ जाएगा तो फिर आपकी एसिडिटी है वो, आपके पेट में जो जलन हो रही है वो जलन कम हो जाएगी। तो HCl का ये भी कारण है भैया, HCl के कारण आपको एसिडिटी भी हो सकती है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, ले लिया, ओके। बताओ भैया, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? अरे भाई यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई क्या? यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई? ओके। तो दो काम आपको समझ में आ गया HCl का। एक है कि भोजन के साथ अगर मान लीजिए कोई कीटाणु आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया तो नष्ट कर देता है। दूसरा, इसके कारण आपको एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत सारी तरह का खाना खाया है। तो भैया खाना खाओगे आप, अलग अलग प्रकार का बहुत सारा खाना खा लोगे तो HCl का स्राव होगा। क्योंकि HCl क्या काम करता है, भोजन के साथ आने वाले जो कीटाणु हैं और जो बैक्टीरिया है, पहली बात तो उनको नष्ट करना है। और एक कार्य और पढ़ाऊंगा, इस वजह से HCl का स्राव होना जरूरी है। तो HCl अधिक मात्रा में निकलेगा तो आपको नुकसान होगा। तो HCl अधिक मात्रा में निकला तो पीएच लेवल घट जाएगा भैया। पीएच लेवल घटेगा तो आपको जलन महसूस होगी, गैस बनेगी। आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपको इनो देगा या फिर डाइजीन देगा, टेबलेट होती है। तो इनो में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है भैया, ये क्षार होती है। तो अम्ल और क्षार की जब क्रिया होगी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, और इस अभिक्रिया के तहत साल्ट और जल का निर्माण होगा। साल्ट कौन सा बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, जिसके कारण आपकी एसिडिटी दूर हो जाएगी। तो दो चीजें तो ये समझ में आ गई। तीसरा इसका काम क्या है वो और देख लीजिए भैया, इसे मैं मिटा दूं। तीसरा क्या होता है कि आपके पेट में कुछ निष्क्रिय एंजाइम होते हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया ना कि इस जठरस में कुछ एंजाइम होते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम होते हैं, तो दो एंजाइम होते हैं। एक होता है पेप्सिनोजन और दूसरा होता है प्रोरेनिन। ये दो एंजाइम होते हैं, लेकिन दोनों ही ये निष्क्रिय अवस्था में है। ये ऐसी अवस्था में है जो अभी है तो सही आपके पेट में, लेकिन ये काम नहीं कर सकते, फिर इन्हें जो HCl होता है ना भैया, जो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये वाला, ये क्या करता है, इन्हें सक्रिय लाने में, सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट कर देता है। तो पेप्सिनोजन एंजाइम होता है, ये तो बदल जाएगा पेप्सिन में और ये बदल जाएगा रेनिन में। तो एक तो बदल जाएगा पेप्सिन में, एक बदल जाएगा रेनिन में। तो आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइम में बदलने का कार्य कौन करता है, तो HCl करता है। इस HCl का निर्माण पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से हुआ था, या ऑक्जेंटिक सेल से हुआ है। ठीक है, तो ये पता होना जरूरी है आपको भैया। तो ये तीन कार्य होते हैं भैया, तो ये तीन कार्य होते हैं किसके, HCl के। मुख्य रूप से पहला कार्य क्या है कि भोजन के साथ आने वाले कीटाणु और बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करता है। दूसरा, इसके कारण एसिडिटी हो सकती है। एसिडिटी को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। इसके बाद में तीसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है कि आपके पेट में पाए जाने वाले जो निष्क्रिय अवस्था में जो एंजाइम है उन्हें सक्रिय अवस्था में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, HCl। तो अब ये एंजाइम है, ये सक्रिय अवस्था में है भैया, अब ये सक्रिय अवस्था में है। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो तीनों चीज आपकी इसकी समझ में आ गई आपको, किसी को दिक्कत, पहला कार्य, दूसरा कार्य, तीसरा कार्य। तीन नहीं मैं सी डाल देता हूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। तो अब तक मैं आपको म्यूकस और HCl के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा चुका, कोई दिक्कत यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो भैया, मिटा दो इसको, ठीक है।
अब तीसरे नंबर की जो कोशिका है वो कौन सी है भैया, जो आपके जठर ग्रंथियों का निर्माण करती है, फिर जठर ग्रंथि में पाई जाती है। तीसरी होती है भैया चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल। चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल, चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल्स। ये जो तीसरी प्रकार की कोशिका है भैया, ये किसका निर्माण करती है, ये एंजाइम का निर्माण करती है। तो ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से समझना है। आपको पता होना जरूरी है कि कौन सी कोशिका म्यूकस का निर्माण करती है, कौन सी कोशिका HCl का निर्माण करती है और कौन सी कोशिका एंजाइम का निर्माण करती है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आएगी, आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन छूटेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेट में कौन सा अमल होता है, तो HCl अमल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अमल होता है। ठीक है, अब ये दो एंजाइम है वो कौन कौन से हैं, तो एक एंजाइम तो है भैया पेप्सिन और एक है रेनिन। पहले ये निष्क्रिय अवस्था में थे तो इन्हें सक्रिय अवस्था में लाने का काम किसने किया, HCl ने किया। पेप्सिन और रेनिन का कार्य मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका। जब इस क्लास की शुरुआत हुई थी, जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था, तो पहली नहीं दूसरी नहीं तीसरी क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि किस तरीके से हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है। तो प्रोटीन के पाचन की जो शुरुआत हुई थी वो भैया आपके पेट से हुई थी। कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत आपके मुंह से हुई थी, लेकिन यहाँ पर पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ था। मैंने बताया था आंशिक रूप से पाचन होता है। उसके बाद में भोजन जो है आपकी भोजन नली में आ जाता है, और भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। फिर भोजन जो है वो आपके पेट में आ जाता है, फिर भोजन जो है वो आपके पेट में आ जाता है, और पेट में सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है, ना ही कार्बोहाइड्रेट का, ना ही वसा का। इतना मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूध, अंडा, मशरूम, सोयाबीन, दाल, मांस, मछली ये सब खाते हो तो इन सब से आपको क्या प्राप्त होती है, इन सब से आपको प्रोटीन प्राप्त होती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, पहले पढ़ा के आ चुका मैं आपको अच्छे से। इस प्रोटीन को ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना भैया, ये किस में बदल देता है, पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में बदल देता है। लेकिन अपूर्ण पाचन हुआ है, यहां पर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ है, यहां पर अपूर्ण पाचन हुआ है। ध्यान रखना, पूर्ण रूप से पाचन कहां होता है, आपकी छोटी आंत में होता है। तो पेप्सिन एंजाइम का कार्य क्या है, ये प्रोटीन को किस में तोड़ता है, पेप्टोन्स या पेप्टाइड में तोड़ता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। उसके अलावा आपका जो दूध होता है, आपकी जो मिल्क होता है, आपका जो दूध होता है, उस दूध में केसिन प्रोटीन होती है भैया। कौन सी प्रोटीन होती है, केसिन प्रोटीन होती है। और उस केसिन प्रोटीन को ये जो रेनिन एंजाइम है वो किस में तोड़ता है भैया, पेराकेसिन में तोड़ता है। छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है ये रेनिन एंजाइम, ये चाइल्ड में अधिक निकलता है। याद रखना, अडल्ट में कम निकलता है लेकिन कम निकलता है। क्रॉस का चिन्ह लगाया तो उसका मतलब ये नहीं है नहीं निकलता, निकलता है पर कम निकलता है, लेकिन छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा निकलता है। तो इस बात के बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो दूध में केसिन प्रोटीन पाई जाती है, इस केसिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य रेनिन एंजाइम करता है। रेनिन एंजाइम किस में तोड़ता है, इस केसिन प्रोटीन को पेराकेसिन में तोड़ता है। मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा करके आ चुका। इस पेराकेसिन पर वापस ये पेप्सिन जो एंजाइम है ये अटैक करता है भैया, और किस में तोड़ देता है इसे भैया, वही पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड में तोड़ देता है। बस इतना ही पाचन होता है भैया आपके पेट में प्रोटीन का। उसके बाद में जो पाचन होगा वो छोटी आंत में होगा। तो कल हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटीन का पाचन हुआ है तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में कौन तोड़ता है, पेप्सिन एंजाइम तोड़ता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जठर ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, या फिर जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं। ध्यान रखना, इस बात का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत ज्यादा काम की है, इस बात का आपको पता होना जरूरी है मेरे भाई। मैंने क्या कहा, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत काम की है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो यहां से ये क्वेश्चन निकलते हैं कि आपके पेट में कौन सा एंजाइम होता है, आपके मुंह में कौन सा एंजाइम होता है, पेंक्रियास से कौन सा एंजाइम निकलता है, बाइल जूस का निर्माण कहां से होता है। ये सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। पेट में कौन सा अम्ल होता है कि नहीं है, एंजाइम का निर्माण, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, HCl का निर्माण कौन सी कोशिका करती है, जो म्यूकस जो श्लेष्मा होता है उसका निर्माण कौन सी कोशिका करती है। ये सारे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। और क्वेश्चन अलग से कहां से आएंगे, यहीं से तो आते हैं क्वेश्चन।
तो ये तीसरी कोशिका है चिप सेल या पेप्टिक सेल जो एंजाइम का निर्माण करती है। दो एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। ध्यान से आपको पता होना जरूरी। प्रोटीन को पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ने का काम करती है, अपूर्ण पाचन होता है। और जो रेनिन एंजाइम है वो भैया दूध के पाचन में सहायक होता है। छोटे बच्चों में दूध पाया जाता है, अधिक मात्रा में निकलता है। दूध में केसिन प्रोटीन होती है, इस केसिन प्रोटीन को पैराकेसिन में कन्वर्ट कर देता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में, जब छोटे बच्चों को आप दूध पिलाते हो, दूध पिलाते हो छोटे बच्चों को, तो देखा होगा थोड़ी देर बाद में अगर वो उल्टी कर देता है छोटा बच्चा तो फटा हुआ दूध बाहर निकलता है। जो फटा हुआ दूध होता है वो पैराकेसिन नहीं होता है। कौन सा दूध होता है? पैराकेसिन नहीं होता है। बारिश स्टार्ट हो गई यार जयपुर में तो भाई। और ये जो पैराकेसिन होता है ना, इस पैराकेसिन पर वापस कौन अटैक करता है? पेप्सिन एंजाइम अटैक करता है, इसको पेप्टोन से पेप्टाइड में तोड़ देता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भैया। तो ये हो गया भैया आपका क्या, आपका पेट वाला भाग। अब ध्यान से देखो, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? किसी को कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मिटा दो भैया? ओके, मिटा दो ना? आ गया ना समझ में? ओके। अब देखो भैया, HCl, म्यूकस एंजाइम और आयंस जब ये सारे पानी में मिल जाते हैं तो जठरस का निर्माण होता है। और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता आपको, बस इतना ही पढ़ना होता है। यहाँ पर पानी के बारे में और HCl के बारे में कहाँ ही पढ़ना, जितना काम की चीज है उतनी बता दी जाए। वैसे पानी का तो आपके पूरे शरीर में काम है कि नहीं? बस जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम में पूछा जाएगा, हम आपको वही पढ़ाएंगे। अब ध्यान से समझना, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट, डाइजेस्टेड प्रोटीन और अनडाइजेस्टेड लिपिड्स, जिसे आप फैट कहते हो। अब ये भोजन है भैया आपके पेट में, भोजन पचने के बाद में, भाई आपके पेट में जब भोजन पच गया है उसके बाद में ये भोजन की स्थिति है। यहाँ पर पचा हुआ तो कार्बोहाइड्रेट है, पचा हुआ प्रोटीन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही पूर्ण रूप से नहीं पचे हुए, दोनों ही अपूर्ण पचे हुए हैं। लेकिन लिपिड या फैट का तो बिल्कुल भी पाचन नहीं हुआ है भैया यहाँ पर, है कि नहीं? बिल्कुल भी नहीं हुआ ना, बिल्कुल भी नहीं हुआ, आप देख सकते हो। तो इसे का बोला जाता है काइम। तो पेट में पचने के बाद में भोजन को क्या बोला जाता है? काइम बोला जाता है। अब ये काइम खा जाएगा, अब ये काइम जाएगा भैया स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि आपकी छोटी आंत में जाएगा भैया। तो कल हम छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे। आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना काफी है भैया, याद रखना। जठरस का पीएच मान मैंने आपको बता दिया ना। देखो आपका जो पेट होता है ना, स्टोमक होता है, इसका पीएच मान होता है 1.5 से लेकर के 2.5। और इसकी जो प्रकृति हो जाएगी ना वो प्रबल अम्लीय होगी, याद रखना। तो ये पता होना जरूरी है कि एंजाइम जो है वो किस कोशिका से निकलते हैं, HCl का स्राव किस कोशिका से होता है, और जो म्यूकस है, जो श्लेष्मा है, वो किस कोशिका से बनी है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना जरूरी है, तीनों के कार्य आपको पता होना जरूरी है कि नहीं है? अब देखो, मैंने आपको जो शुरुआत में हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन कैसे होता है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, अगर आपने वो तीनों चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो यहाँ पर आपको सारा खेल समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के पाचन की शुरुआत हमारे मुंह में हुई और किस तरीके से प्रोटीन के पाचन की शुरुआत हमारे पेट में हुई। लेकिन दोनों में ये भैया पूर्ण रूप से पाचन नहीं हुआ। कल की क्लास में जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत सारी कहानियां समझ में आएगी। 2 दिन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा होगा, 1 दिन में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा भैया। तो 3 दिन की और क्लास रहेगी इसकी भैया, ठीक है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।